हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी जीके इंग्लिश। तो आज फिर हम लेके आए हैं क्वेश्चन आपके लिए। 25 एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का ही है ये, ठीक है। और आखिर में आपके लिए कमेंट वर्क भी है, तो सीरियसली आप इसको देखिए। आप आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर फर्स्ट टाइम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, Which of the following years was the Supreme Court set up in Calcutta by the East India Company? ओके, पूछा गया है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेटअप कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया था इंडिया में 1773 में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इन 1773। ओके, तो 1773 हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। और इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये आर्टिकल नंबर 124 के तहत माना जाता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रिकेट एंड नाइट ब्लाइंडनेस आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। वो कौन से विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी से रिकेट और नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो पहली बात, अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की करें तो सभी को मालूम है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो विटामिन ए तो दोनों जगह दिया हुआ है, देखिए विटामिन ए तो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस वाला। और बात रही रिकेट्स की, तो रिकेट्स विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। ठीक है, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी के लिए और डी के जो एफिशिएंसी से, और नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए के एफिशिएंसी से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इज इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर सिचुएटेड। इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ है, कौन से स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटोरी में वो है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ना, उसकी जो हाइट है वो है 3500, ऐसे 3500 कह सकते हो आप इसको, इतना मीटर का है सी लेवल से। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है लद्दाख में है, याद रखिएगा लद्दाख इज करेक्ट। ओके, इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर सिचुएटेड इन लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी थे। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, तो बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताता है? ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार्स और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। देखिए बिग बैंग थ्योरी जो है वो बताता है यूनिवर्स का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगर हमारे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें। बहुत सारे क्लासेस हमने किए हैं एसएससी रिलेटेड, आपके सीएचएसएल के बहुत सारे क्लासेस हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारे विजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क was declared as a वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कोणार्क जो है वो उड़ीसा में ही सिचुएटेड है। दूसरी बात कि ये यूनेस्को साइट कब हुआ था, तो उड़ीसा में सिर्फ एक ही कोणार्क है जिसको वर्ल्ड जो हेरिटेज है उसमें शामिल किया गया है यूनेस्को के। ठीक है, और वो है कोणार्क। ठीक है, और इसको कब किया गया था मैं पूछा है। ठीक है, तो कोणार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1984 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो 1984 में इसको किया गया था। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात रही कि कोणार्क टेम्पल के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको बनाया किसने था, तो इसको लैंगुड़ा नरसिंह देव नाम के जो गंगा डायनेस्टी के किंग थे उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, इसके अलावा इसको कहा जाता है ब्लैक पगोडा, याद रखिएगा ब्लैक पगोडा कहा जाता है, ब्लैक पगोडा कोणार्क टेम्पल को। इसके अलावा जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है एक जो होता है वो 18 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम डिटेल वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड तक देखिएगा, एंड में कमेंट वर्क है आपके लिए, आप करिएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर बिल्ड अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक erupting from the earth interior। तो अर्थ के इंटीरियर से जो सॉलिड और लिक्विड रॉक निकलते हैं उनके eruptions की वजह से जो होता है उसको हम वल्केनो कहते हैं। ओके, वल्केनो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। वल्केनोज आर बिल्ड अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक erupting from earth interior। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहिनूर के बारे में है। कोहिनूर डायमंड was found in which of the following mine। तो कौन से माइन में जो है कोहिनूर डायमंड को फाउंड किया गया था,
ठीक है, तो इसको किया गया था गोलकोंडा माइन से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कोहिनूर डायमंड वाज फाउंड इन गोलकोंडा माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। देखिए, भूकंप जब आता है ना, उसके इफेक्ट से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पूछा गया है वो कौन सा है इनमें से जो अर्थक्वेक से नहीं होता। सुनामी, लैंडस्लाइड, सॉइल लिक्विफेक्शन, हेवी रेनफॉल। देखिए, सुनामी, लैंडस्लाइड, सॉइल लिक्विफेक्शन ये कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी आती है, लैंडस्लाइड कर जाता है, सॉइल में लिक्विफेक्शन आ जाता है, लेकिन हेवी रेनफॉल जो है वो अर्थक्वेक की वजह से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में जीवन के लिए ओजोन लेयर का क्या किरदार है, क्यों, कैसे हेल्पफुल है ये हमारे लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूछा ऑप्शन है आपका, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्नोफॉल, स्नोफॉल से बचाता है, कि एसिडिक रेनफॉल से बचाता है, या फिर ऑप्शंस आपके नीचे हैं, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेनफॉल या फिर बारिश से बचाता है, या फिर इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो आप सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको पूछेगा ये कि कौन से लेयर में ये एटमॉस्फेयर के पाए जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाता है, याद रखिएगा। और इसमें ओजोन के कितने लेयर, मतलब कितने दूर तक इसके लेयर हैं, ये 10 पार्ट्स पर मिलियन तक हैं ओजोन के लेयर। इसके अलावा आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो छेद हो जा रही है अल्ट्रावायलेट में, जो ओजोन का लेयर है वो उसमें जब छेद हो जा रही है तो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रे आकर के हमारे स्किन पे गिरते हैं, तो वो छेद किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs की वजह से। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है, ये बात भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़ कंटेन आर एबुडेंट डिपॉजिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। देखिए, जो छत्तीसगढ़ है आपका उड़ीसा का पड़ोसी है, तो वहाँ पर अमरकंटक प्लेट्यू है, वहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहा है बहुत सारा मिनरल, वो कौन सा मिनरल है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक प्लेट्यू में, तो वो है बक्साइट। ठीक है, जिससे हम खासकर एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम, बक्साइट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम कल्ड। देखिए, एल्यूमिनियम का जो ओर है उसे हम क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, एल्यूमिनियम का ओर जो है वो बॉक्साइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, Which of the following is the largest brackish water lake in Asia। पूरे एशिया में अगर हम बात करें, इसमें सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो है चिल्का। याद रखिएगा, उड़ीसा में, इंडिया में, एशिया में, सभी में ही अगर पूछेगा आपको ब्रैकिश वाटर लेक में सबसे बड़ा तो चिल्का ही है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Which of the following is one of the basic plant nutrient of fertilizers that are commonly used in agriculture। इनमें से वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि फर्टिलाइजर में पाया जाता है, जो कि हम खासकर कृषि में लगाते हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम में लगाते हैं। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा NPK। ठीक है, यही फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं खासकर। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन, P हो गया फॉस्फोरस, K हो गया पोटेशियम। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी होगा तो वही बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट होगा। ऑप्शन पढ़िए, पोटेशियम, मरकरी, सोडियम, आर्सेनिक। तो ये तीनों में मरकरी, सोडियम, आर्सेनिक तो बिल्कुल है ही नहीं, तो बच गया क्या आपका, तो P फॉर पोटेशियम, तो ये वाला है सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, पोटेशियम। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, चैनल हमारा नया है तो हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बक्सा नेशनल पार्क सिचुएटेड। बक्सा नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। ठीक है, तो बक्सा नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जितने सारे नेशनल पार्क्स हैं उसमें हर एग्जाम में कई ना कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जरूर आप वहाँ पर विजिट करिएगा, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहेंगे। 15वां प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड। तो कॉर्नवालिस कोड जो है वो एक्टेड हुआ था, तो आपको पूछा गया है वो कौन सा ईयर है जब हुआ था। ठीक है, तो 15 नंबर का हो गया 1700,
1793 में, इन 1793, ठीक है। और ये कॉर्नवालिस जो है वो 1700, याद रखिएगा कब से कब तक थे, तो ये 1786 से लेकर के 1793 तक थे, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट का प्रश्न है आपका, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक जो है वो बहुत बढ़िया है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिजर्व बैंक आपको ऐसे पूछेगा कि बनाया कब गया था, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो हुई थी ये 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक जो है वो बनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, ठीक है। लेकिन शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, ठीक है, मुंबई नहीं कोलकाता हुआ करता था, और 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई हुआ है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अभी के गवर्नर हैं शशिकांत दास, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो हमें पूछा क्या है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे जो कि आरबीआई के थे, तो वो थे CD देशमुख जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो एसोसिएटेड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, और सबसे पहले इसको 1958 में ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो प्राइज है ये पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन इसकी पहली बार 1958 में की गई थी, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ही है। 18वां प्रश्न है आपका, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। तो पूछा गया आपका दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में है। ऑप्शन है केरला, सिक्किम, कर्नाटका, झारखंड। तो ये जो है आपका कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आपका 19वां प्रश्न है, by which amendment of Constitution of India were the terms socialist and secular added in the preamble। देखिए भारतीय संविधान जो है उसमें प्रियम्बल है, और प्रियम्बल में हम लोग सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है उसको कब ऐड किए थे, ठीक है। तो उसको हम लोग 42nd अमेंडमेंट में किए थे, ठीक है। तो देखिए 47 अमेंडमेंट हुआ कब था, तो हुआ था 1976 में। देखिए यहाँ पर भी 1976 है, यहाँ भी है, लेकिन हम लोग 41st अमेंडमेंट में नहीं बल्कि 42nd अमेंडमेंट में किए थे, और यही हो जाएगा हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अमेंडमेंट था वो 42nd वाला था, और जिसको ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यही जो अमेंडमेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया था HR गोखले जी ने, ये भी पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो HR गोखले हैं, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट ही है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेयर इज हरमंदिर साहिब सिचुएटेड। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है ताकि आप अच्छे से समझो, और इससे ही आपका जो लेवल बने कि कैसे किसको सिलेक्शन दिया जाएगा। यही क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन दे सकते हैं। समझा करिए क्वेश्चन अच्छे से। हरमंदिर साहिब कहाँ पे है, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना। देखें हरमंदिर साहिब जो है वो गोल्डन टेम्पल को ही कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर इसको जानते हो तो आराम से कर लोगे। आपको पता है गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, लेकिन इसी को ही हरमंदिर साहिब कहते हैं, यही तो मालूम नहीं होगा, तो यहीं से कट जाएंगे मार्क, ठीक है। तो हरमंदिर साहिब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर देन 93% ऑफ इंडियाज क्रोमाइट रिसोर्सेज वेयर लोकेटेड इन। क्रोमाइट जो है ना उसका 93 भाग खास करके कहाँ से मिलता है, तो वो उड़ीसा से मिलता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिस्ट जो है वो जाजपुर है, जाजपुर डिस्ट के सुकिंदा नामक जगह से ही मिलता है जो 93% का क्रोमाइट ऑल ओवर इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज एन इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इंडिया और किसके बीच में जो है वो लैक है, और कितने सारे बॉर्डर लाइन है ना वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। और आपको पूछा है लैक का, तो लैक का बाउंड्री लाइन अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में ये जो वाला हिस्सा है तो यही है आपका लैक हिस्सा, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो ये इंडिया और चाइना के दरमियान है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग presided over the special session of Congress in September 1923
and at the age of 35 became the youngest man to be elected as president of Congress। तो वो कौन पर्सन है जिनको, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब यंगेस्ट थे, 35 ईयर में ही वो बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के, याद रखिएगा। तो वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट अगर पूछे कांग्रेस के तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो कि 35 में ही बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस विल यू फाइंड गुरु शिखर पिक, ठीक है। वो कौन सा माउंटेन रेंज है जहां आपको गुरु शिखर पिक मिल जाएगा, ठीक है। आरावली, विंध्या, सातपुरा, काराकोरम। तो आरावली में ही है, ठीक है। आरावली माउंटेन रेंज में हमें गुरु शिखर पिक मिल जाएगा। आपका आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज होम टू सेकेंड लार्जेस्ट पिक ऑफ वर्ल्ड K2, ठीक है। K2 जो आपका है गॉडविन ऑस्टिन, उसका जो सेकंड हाईएस्ट पिक है तो ईस्ट काराकोरम रेंज में है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार भी पूछा जा चुका है। तो ईस्ट काराकोरम रेंज में ही जो है सेकंड हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड का, जो कि K2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके लिए कमेंट वर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी, उसके साथ में अलग वाला मॉक टेस्ट करेंगे हम। और इस चैनल पर खासकर जीके और इंग्लिश के ही जो है वीडियोस किए जाते हैं, क्लासेस किए जाते हैं। आपको जिस टॉपिक पर चाहिए, अगर आपको इंग्लिश के टॉपिक वाइज जो है क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हो, या फिर जीके के आप कौन से टॉपिक पर क्लासेस चाहते हो उसको अगर आप हमें बताएंगे तो फिर हम उसी पर कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो कमेंट आपका कमेंट वर्क रहा, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड दिस ईयर, ठीक है। इसी साल की बात कही जा रही है तो हम कहेंगे इसी साल की बात। तो फिर कब जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है मनाई गई है, ठीक है। March 1, March 2, March 3 और February 28। तो इसी साल की बात करेंगे अगर हमारा हो गया 22, ठीक है। 2022 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब ऑब्जर्व की गई है और इसका थीम क्या था, ठीक है। ये दोनों ही आप कमेंट बॉक्स पर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो। धन्यवाद।